सभी को नमस्कार। मैं राकेश कुमार शर्मा, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय बहरोड, अलवर, राजस्थान, आप सभी का अपने YouTube चैनल पर एक बार पुनः स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। सभी विद्यार्थी BA द्वितीय वर्ष के जो निरंतर मेरे लेक्चर सुन रहे हैं, उन सभी से मेरा निवेदन है कि ये व्याख्या भाग है, इसको आप अपने पाठ्य पुस्तक के साथ लेकर इस व्याख्या भाग का अध्ययन कीजिए। और जो हमारा ये नाटक एवं एकांकी का जो प्रश्न पत्र है, ये लगभग अब अपने अंतिम पड़ाव में है और इस अंतिम पड़ाव की जो यात्रा है BA द्वितीय वर्ष के द्वितीय अंक की अब लगभग समाप्ति होने वाली है। तो आज हम जो बचा हुआ इसका जो हिस्सा है नाटक का, उस पर हम वार्तालाप करेंगे। अब तक हमने देखा कि कोमा और सकराज में थोड़ी सी तनातनी चल रही है, क्योंकि ध्रुव स्वामिनी अब आने वाली है सकराज से मिलने, और आगे क्या होता है वो हम इस व्याख्या भाग में देखेंगे। सकराज हंसकर बात उड़ाता हुआ, पागल कोमा, वह मेरी राजनीति का प्रतिशोध है। जब कोमा कहती है कि महाराज, एक पत्नी को पति से अलग नहीं किया जाना चाहिए, ये बिल्कुल गलत है, तो वो कहता है कि ये मेरी राजनीति का प्रतिशोध है, इसमें तुम कोई अन्य अर्थ ना निकालो। कोमा दृढ़ता से, किंतु राजनीति का प्रतिशोध क्या एक नारी को कुचले बिना पूरा नहीं हो सकता? बहुत ही सुंदर लाइन है यहाँ पे ये कोमा की, कि क्या एक नारी को कुचले बिना उसका प्रतिशोध पूरा नहीं हो सकता? महाराज, क्या प्रतिशोध पूरा करने के लिए केवल नारी ही बची है? आप युद्ध करिए, आप अपनी कूटनीति का इस्तेमाल कीजिए, कोई अन्य तरीका इजाद कीजिए जिससे कि आप अपना प्रतिशोध पूरा कर लें। मुझे ये एक नारी का कुचलना मुझे बिल्कुल भी गवारा नहीं है। सकराज, जो विषय न समझ में आवे ना, उस पर विवाद ना करो। अब कोमा को मंदबुद्धि साबित करने के लिए सकराज इस तरह की बात कह रहा कि आपके संबंध में यही हमारे विचार हैं कि आपके समझ में ये विषय नहीं आ रहा है, तो आप कृपया इस विषय से बचें, दूर रहें। कोमा खिन्न होकर, मैं क्यों न करूं? ठहर कर, किंतु नहीं, मुझे विवाद करने का अधिकार नहीं है, यह मैं समझ गई, क्योंकि आपने मुझे अधिकार ही नहीं दिया। आप मुझे अपनी रानी बनाते तो मैं पूरे अधिकार के साथ में आपको समझा पाती कि महाराज ये सब गलत है, लेकिन मैं क्यों बिना किसी अधिकार के आपको समझाने की चेष्टा कर रही हूँ। वह दुखी होकर जाना चाहती है कि दूसरी ओर से मिहिरदेव का प्रवेश होता है। सकराज संभ्रम से खड़ा होकर, धर्म पूज्य, मैं वंदना करता हूँ आपकी। मिहिरदेव, कल्याण हो। कोमा के सिर पर हाथ रखकर, बेटी, मैं तो तुझको ही देखने चला आया, तू उदास क्यों है? सकराज की ओर गूढ़ दृष्टि से देखने लगता है, गूढ़ गहरी दृष्टि से देखता है कि क्या बात है, कोमा को सकराज ने क्या कह दिया ऐसा जो ये बहुत ही ज़्यादा उदास है। सकराज, आचार्य, रामगुप्त का दर्प दलन करने के लिए मैंने ध्रुव स्वामिनी को उपहार में भेजने की आज्ञा दी थी। उसका दर्प दलन यानी उसका जो घमंड है उसको चूर करने के लिए मैंने ध्रुव स्वामिनी को उपहार में भेजने की आज्ञा दी थी। आज रामगुप्त की रानी मेरे दुर्ग में आई है, कोमा को इसमें आपत्ति है, तो आप बताइए कि इसे आपत्ति क्यों है? ऐसा एक बिल्कुल निष्ठुर प्रश्न वो मिहिरदेव के सामने करता है। इससे हमें पता चलता है कि सकराज है वो बिल्कुल प्रेम की भाषा तो जानता ही नहीं है, उसे ये नहीं पता कि प्रेम क्या होता है। वो तो केवल वासना के वशीभूत हो रहा है कि मुझे एक नई नारी मिल रही है, वो भी किसी और की पत्नी, फिर भी वो इस चीज़ को बुरा नहीं मानता है। मिहिरदेव गंभीरता से, ऐसे काम में तो आपत्ति होनी ही चाहिए राजा।
स्त्री का सम्मान नष्ट करके तुम जो भयानक अपराध करोगे उसका फल क्या अच्छा होगा, बताओ। यानी किसी नारी के सम्मान को कुचल के आप अपने प्रतिशोध की ज्वाला बुझाओगे तो ऐसा करना ये तो बहुत बड़ा भयानक अपराध की श्रेणी में है। और ऐसा करोगे तो क्या उसका फल क्या अच्छा होगा। और भी यह अपनी भावी पत्नी के प्रति तुम्हारा अत्याचार होगा। भावी पत्नी, अब एकदम से भावी पत्नी का नाम लेते ही सकराज चौंक जाता है एकदम से कि ये भावी पत्नी कौन आ गई। उसके दिमाग से ये सब चीज़ें निकल गई थी। मिहिरदेव सकराज क्षोभ से, भावी पत्नी, एकदम से वो प्रश्न वाचक चिन्ह अर्थात एक प्रश्न उसके दिमाग में खड़ा होता है कि भावी पत्नी कौन है। मिहिरदेव, अरे क्या तुम इस क्षणिक सफलता से प्रमत्त हो जाओगे? क्या तुम्हारी एक छोटी सी सफलता से तुम एकदम प्रमत्त हो गए कि तुम बेसुध हो गए कि तुम्हें कुछ पता ही नहीं है क्या? क्या तुमने अपने आचार्य की प्रतिपालिता कन्या कुमारी के साथ स्नेह का संबंध नहीं स्थापित किया था? आचार्य की प्रतिपालिता कुमारी जो जिसका नाम क्या है, कोमा, उसके बारे में वो कह रहे हैं कि क्या तुमने उनके साथ स्नेह का संबंध नहीं स्थापित किया था, अर्थात आपने उनसे प्रेम नहीं किया था, आप भूल गए इस चीज़ को। क्या इसमें भी संदेह है महाराज? क्या आपने प्यार की वो भाषा बिल्कुल ही पढ़नी बंद कर दी है क्या? राजा, स्त्रियों का स्नेह विश्वास भंग कर देना कोमल तंतु को तोड़ने से भी सहज है। यानी इस नारी का जो सबसे बड़ा जो गहना है वो है उसकी लज्जा, और उसकी लज्जा भंग, उसका शील भंग करना सबसे बड़ा अपराध है। लेकिन जो नारी का एक दूसरा जो बड़ा अस्त्र है वो है विश्वास। तो क्या आपने उसका स्नेह विश्वास भी भंग कर दिया है? और जो स्नेह विश्वास है, उसका स्नेह जो आपने उसका जो विश्वास जो तोड़ा है वो तोड़ दीजिए। तोड़ सकते हो आप, क्योंकि वो तो बिल्कुल कोमल तंतु को तोड़ने से भी सहज है। जिस प्रकार हम नए कोपल, नई नवेली बेल को तंतु को तोड़ देते हैं आसानी से, तो वो तो उससे भी ज़्यादा सहज है, उसको आप तोड़ सकते हो। किंतु सावधान होकर उसके परिणाम को भी सोच लो कि उसका रिजल्ट क्या होगा, उसका परिणाम क्या होगा। आप उस चीज़ को एक बार अपने दिमाग में बैठा लीजिए, मंथन कर लीजिए। सकराज, मैं समझता हूँ कि आप मेरे राजनीतिक कार्यों में हस्तक्षेप न करें तो अच्छा हो। अब सकराज ने जैसे ही अपने जो होते हुए कार्य में विघ्न देखा तो उसने एकदम से अपना जो पासा है वो पलट दिया। मिहिरदेव, राजनीति ही मनुष्यों के लिए सब कुछ नहीं है महाराज। कि सब कुछ राजनीति होने लगी तो ये शासन केवल आपके मंत्रिमंडल तक ही सीमित रह जाएगा, जनता का उससे कोई लेना देना नहीं होगा। फिर राजनीति के पीछे नीति से भी हाथ न धो बैठो कि राजनीति के पीछे एक नीति होती है, नीति यानी शिक्षा। तो आप अच्छी शिक्षा यदि आप इस जनता को, इस समाज को देना चाहते हैं तो इस तरह का कार्य न करें तो ही अच्छा होगा, वरना आप एक अच्छी नीति से भी हाथ धो बैठेंगे राजनीति की तो आप बात छोड़ ही दीजिए। जिसका विश्व मानव के साथ व्यापक संबंध है, राजनीति की साधारण छलनाओं में से सफलता प्राप्त करके क्षण भर के लिए तुम अपने को चतुर समझ लेने की भूल कर सकते हो कि थोड़ी सी आपको सफलता क्या मिल गई कि आपने इसको राजनीति की जो साधारण छलना है, यानी राजनीति में छल चलता है, कपट चलता है, उसमें कूटनीति चलती है, तो उससे आपने इसमें विजय प्राप्त कर ली तो क्या आपने अपने आप को बहुत चतुर समझ लिया? ये आपकी बहुत बड़ी भूल है यदि आप ऐसा समझ रहे हैं तो। परंतु इस भीषण संसार में एक प्रेम करने वाले हृदय को खो देना
सबसे बड़ी हानि है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारी पंक्ति है क्या, परंतु इस भीषण संसार में एक प्रेम करने वाले हृदय को खो देना सबसे बड़ी हानि है। ये नहीं कि सच्चा प्यार करने वालों को यदि आपने खो दिया तो आप इस संसार में दर दर की ठोकरें खाते घूमेंगे, क्योंकि आपसे जो सच्चा प्यार करता है उतना प्यार कोई आपको दूसरा कर ही नहीं सकता। इसलिए ये सबसे बड़ी हानि होगी आपके लिए। आप किसी दूसरी सुंदरी के लिए आप अपनी होने वाली जो रानी है, भावी पत्नी है, उसको छोड़ रहे हैं। ये बहुत ही गलत है। सकराज, दो प्यार करने वाले हृदयों के बीच में स्वर्गीय ज्योति का निवास है। दो प्यार करने वाले हृदयों के बीच में स्वर्गीय ज्योति का निवास है, अर्थात ये जोड़ियां तो ऐसी मान्यता है कि स्वर्ग से बन के आती हैं, इसलिए इनके बीच में आना बहुत गलत है। और इस तरह का दुस्साहस करना भी गलत है कि हम किसी से प्रेमालाप करें और उसके बाद कोई नई आपकी महारानी या नई स्त्री आने पर वो आपका जो प्यार है वो बदल जाए। तो इस प्रकार की जो वार्तालाप है मिहिर और सकराज और कोमा के बीच चलती है। तो आज का व्याख्या भाग यहीं समाप्त होता है। आगे हमारी कक्षाएं जारी रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।